आज की युवा पीढ़ी ज्यादातर मैट्रिमोनियल साइट्स पर जाकर एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर शादी करते हैं। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा मामला है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको जरूरत है कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर अगर किसी से मुलाकात होती है तो पहले उसके बारे में जानकारी निकालिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिससे आप शादी कर रहे हैं जो वो बता रहा है वह नहीं हो। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके का आया है, जो कि मेट्रोपोलिटन साइट पे एक व्यक्ति की मुलाकात होती है महिला से, जो कि खुद को पहले आईएएस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर और रॉ ऑफिसर तमाम अधिकारी बताकर झांसा देकर शादी करता है और शादी के बाद अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। लगातार इस कदर प्रताड़ित करता है कि युवती को जान से मारने तक की कोशिश करता है। जब वह महिला इस कदर परेशान हो जाती है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो पुलिस को शिकायत की जाती है। शिकायत करने के बाद वह अपने घर पर आ जाती हैं, अपने मायके आ जाती हैं। मायके में जो पति है वो आता है और आने के बाद पहले तो डराने धमकाने लगता है कि मेरे साथ जबरन चलो, नहीं तो मैं खुद को कुछ भी करके तुम लोगों को फंसा दूंगा। फिनाइल पीता है, फिनाइल पीने के बाद मिट्टी का तेल डाला अपने ऊपर और खुद को आग लगाकर नीचे की तरफ भागा। यहाँ से 3 से 4 फ्लोर नीचे पहुंचता है, जब तक वह पूरी तरह झुलस हो चुका है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच पड़ताल से ये साफ पता चल पाया कि यह पूरी कहानी उसने खुद को आग लगाया था और झूठी कहानी बनाई थी अपने सास और अपनी पत्नी को फंसाने के लिए। पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार जानेंगे पूरा मामला क्या है। जी बहन जी, क्या कैसे मुलाकात हुई थी, एक बार वो बताएंगे। मेरी मुलाकात दीपेश से जुलाई 2025 में जीवनसाथी.com पर हुई थी। उसके बाद हमारी बातें हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो आईएफएस ऑफिसर हैं, लेकिन जब बाद में मैंने उनसे कहा कि अपना ऑफिस दिखाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, तो पहले उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, लेकिन बाद में फिर कहा कि मैं आईएफएस नहीं हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ, और मुझे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होती है, इसलिए मैंने झूठ बोला था। उसके बाद भी उन्होंने मुझसे झूठ पर झूठ बोले कि मैंने कई बार उनको कहा कि आपका कोई तो प्रूफ होगा, कोई ऑफिस होगा, सैलरी आता होगा। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। 6 से 7 महीने से वो सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड पे ही ज़िंदा थे। उनको अगर खाना भी खाना होता था, वो मेरे क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर रहे थे। उसके बाद हमारी शादी 2 अप्रैल 2026 को हुई, जो कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके किया। शादी से पहले हमारे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उन्होंने मेरी कंसेंट के बिना लिए थे। वो वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग था, जिसके बिहाफ़ पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं रॉ एजेंट हूँ, मैं तेरे बाप और भाई को मरवा दूँगा। ये सारे फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा, तेरे सारे रिश्तेदारों को और ऑफ़िस में भेजूँगा, उसके बाद तेरे घर के नीचे आकर जान दूँगा। मुझे ऐसे धमकियाँ दिया करते थे। मैंने दबाव में आकर शादी कर लिया। 2 अप्रैल 2026 को हमारी शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद से ही 4 अप्रैल से उन्होंने मेरे साथ झगड़ा, मारपीट सब करना शुरू कर दिया। जब भी मैंने उनसे कहा कि काम पर जाओ या सैलरी दे दो, तो उन्होंने मुझे मारा, बहुत मेरे को टॉर्चर किया और मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए कि मेरा अफ़ेयर चल रहा है, ये वो। कभी बोला मेरे ऑफ़िस में बॉस के साथ अफ़ेयर है। ना मुझे कभी ऑफ़िस जाने देते थे, मुझे घर से कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे। जहाँ जाना होता था मुझे अपने साथ लेके जाते थे और साथ ही घर में लेकर आते थे। मुझे बाहर सब्ज़ी लेने तक नहीं जाने देते थे, वो भी ऑनलाइन घर में ही मँगाते थे। फिर परेशान होकर आपने पुलिस को शिकायत दी, तो कहाँ पे शिकायत दी, क्या किया, फिर बाद में क्या हुआ? जब मैं इस सबसे ज़्यादा परेशान हो गई तो 19 अप्रैल को मैंने उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेंट दिया था। उसके बाद मैंने सीएडब्ल्यू सेल में भी रिटन कंप्लेंट दिया था अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कि ये मेरे साथ मारपीट और मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझे फोर्स भी करते थे कि अपने घर से गोल्ड लेकर आओ। उसके बाद भी काउंसलिंग के लिए जब हम वहाँ जा रहे थे, उनका वो रवैया जारी रहा। तो 7 मई 2026 को मैंने वहाँ बोला कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए। कल रात को क्या हुआ? वो आया, फिर जो बताया जा रहा है कि पहले आप लोगों को धमकी दी, उसके बाद फिनाइल पिया, फिर खुद को आग लगा लिया, क्या हुआ? जी, एक्चुअली 11 मई की रात को पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया था। ये देखिए मेरे चोटों के निशान हैं, अभी जी। तो थोड़ा ठीक होने लगे हैं, बट और भी मेरी बॉडी पे ब्रूसेस हैं। 11 मई की रात को उन्होंने मुझे पहले जान से मारने की कोशिश की और 12 मई की सुबह मुझे बताए बिना मेरा फ़ोन छीन लिया था उन्होंने। मेरे कपड़े और सब डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे और मुझे बोला था, मैं देख तुझे कैसे गायब करता हूँ। उसके बाद जब हम कुछ खाने एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे मैंने शोर मचाया और हेल्प के लिए बोला, तब रेस्टोरेंट वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को आता देखते ही वो वहाँ से भाग गए।
12 तारीख से मेरे हस्बैंड मुझे नहीं पता कहाँ थे, घर पे ताला लगा था, मेरे सारे कपड़े और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास थे। मैंने पुलिस स्टेशन में रिटर्न भी कंप्लेंट दिया, ऑनलाइन एफआईआर भी किया था डॉक्यूमेंट्स के लिए। उसके बाद से मेरे हस्बैंड पहले मुझे धमकी दे रहे थे कि मैं तुझे बदनाम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब मैंने उनकी धमकी पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू किया कि मुझे एक और मौका दे दो, ये वो। जब मैंने वो मौका भी नहीं दिया तो कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया 4:15 बजे कि आके अपने कपड़े ले जाओ। मैं जब घर से नीचे उतरी तो उन्होंने कहा गली के कोने पर मैं खड़ा हूँ, कपड़े ले जाओ। मैं कपड़े लेने गई तो उन्होंने मुझे 2 जोड़ी कपड़े दिए और मेरा फ़ोन छीन कर भाग गए। उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची कि मेरा फ़ोन छीन के मेरे हस्बैंड भाग गए हैं, पुलिस ने जब उनको फ़ोन किया तो पुलिस को उन्होंने कहा कि शाम को मेरी लाश और इसका फ़ोन साथ में लेके जाना। उसके बाद पुलिस ने उनको डांटा और कहा कि आप इसका फ़ोन लेकर तुरंत पुलिस थाने में हाजिर हो जाइए। तब तक मैंने अपना सिम बंद करवाया मॉडल टाउन जाके। जब तक मैं वापस आई 7:30 बज गए थे। 7:30 बजे के बाद मैंने ऑनलाइन फ़ोन चोरी का एफआईआर भी किया। मैं बैंक में बात ही कर रही थी, अपने अकाउंट्स फ्रीज करवा रही थी, उतने में ही हमारे घर का बेल बजा, दरवाज़ा बजाया। मम्मी ने देखा बाहर तो मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो चिल्लाने लगे बाहर निकल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ नहीं रहना तो मैं तुझे जिंदा भी नहीं रहने दूंगा। जब मैंने उनकी धमकी से देने के बाद जब मैंने पुलिस को फ़ोन लगाने लगी, मम्मी भी अंदर आ गई, तो उन्होंने कहा कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। उसके बाद उन्होंने फ़िनाइल पिया और हम उसके बाद रूम में चले गए थे, मैं पुलिस में बात कर रही थी। उसके बाद हमें सिर्फ चीखने की आवाज़ सुनी। जब हमने बाहर आकर देखा तो गली में वो नीचे गिरे हुए थे और लोग उनकी आग बुझा रहे थे। बहुत बड़ा हादसा है, निकलने में भी आपको समय लगेगा, लेकिन क्या कुछ उन महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे जो ऑनलाइन लोगों से मिलने के बाद इस तरह से शादी का डिसीजन लेती हैं? बहुत बड़ा हादसा हुआ आपके साथ। कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगी, कभी भी किसी पे ट्रस्ट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले। रहने वाला कहाँ का था ये? बताया था गुजरात से, रहते पुणे में थे पर एड्रेस नागपुर का था। दिल्ली में कहाँ किराए पे उत्तम नगर रहता था? दिल्ली में किराए पर रहते थे पर वहाँ पे भी उन्होंने अपना कोई आईडी कभी नहीं दिया, वहाँ पे भी सब आईडीज मेरे लगाए हुए थे। युवा पीढ़ी खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, ये जो हादसा है कि कैसे कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर शादी का झांसा झांसी शादी करता है और बाद में पता चलता है कि वह कुछ काम ही नहीं करता। जब परेशान हो गई, ये नौबत आ गई कि हो सकता था कि इनकी जान भी जा सकती थी, अपने मायके रहने लग गई। मायके में आकर पहले फिनाइल पिया, फिर खुद को आग लगाकर जो है मरने की कोशिश की। झुलसने की वजह से, ज़्यादा झुलसने की वजह से मौत हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में थाना महेंद्रा पार्क पुलिस की जो टीम है, पूरी जांच पड़ताल में यह साफ पता चल गया है कि वह खुद से उसने अपने आप को आत्मदाह करके मरने की कोशिश की और यह पूरा मामला आत्महत्या का है। सबक है उन सभी महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन लोगों से शादी की बात करती हैं, किस तरह की बात करती हैं या ज़िंदगी जिनके साथ शुरू करना चाहती हैं, तो पहले उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें। प्रिजन विशाल शर्मा के साथ शहजाद हाशमी, न्यूज़ 24 दिल्ली।